वेलकम। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि HTML में जितने भी इनपुट्स हैं, हमने कुछ इनपुट्स के ऊपर बारे में देखा था और बाकी सारे इनपुट्स को हमने आपके लिए जो टास्क छोड़ा था कि आप सारे इनपुट्स को पढ़ के आएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने सारे इनपुट्स के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करा होगा और सारे इनपुट्स के बारे में आपने जाना होगा। तो बेसिकली हम यहाँ अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे उन इनपुट्स के बारे में जो कि मोस्ट ऑफ ज़्यादा यूज़ होते हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इनपुट्स तो सारे यूज़ होते हैं बट ये सब पर्टिकुलर केस में काम आते हैं। बट हम जो रेगुलरली यूज़ होने वाले इनपुट हैं, आज उनकी कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ और उनके बिहेवियर के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक में जाएंगे और हम यहीं जाके कोड डॉट करेंगे और जाके कोड डॉट करते से हमारा क्या हुआ, एडिटर लॉन्च हो गया है। यहाँ पर कुछ फाइल दिख रही है तो मैं आज एक फाइल फिर से क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ, ठीक है। इनपुट डॉट HTML मैंने दे दिया। क्या करता हूँ, अभी तक शायद मेरा जो ब्राउज़र है वो चला नहीं है प्रॉपरली। हो सकता है कि ये नहीं चला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं चला है तो हम क्या लिखेंगे, अभी चलने लग गया। तो हमें इस टाइप से और मैन्युअली दोनों आना चाहिए। सपोज कीजिए कल से आप ऐसे एडिटर में वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है, तो आपको कैसे आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए। आज हम लिखेंगे डॉट टाइप HTML और उसके बाद HTML स्टार्ट क्लोज हो चुका है। जैसे हम लिखते हैं उसके बाद HTML के इसके बीच में जाएंगे हम, और जैसे गए इसके बीच में जाते से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेड टैग का यूज़ करेंगे। और जैसे हेड टैग का क्लोज हुआ हम सीधा यहाँ पर अभी टाइटल लिख देते हैं। टाइटल लिखा मैंने और मैंने टाइटल लिख दिया। इनपुट बिहेवियर, ओके, मैंने टाइटल लिख दिया। और आप चाहे तो एक्स्ट्रा जो टैग आते हैं वो ले सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में हम उनको छोड़ सकते हैं क्योंकि वो बाद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जिन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं हम उनको बाद में देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हेड टैग के बाद हम क्या लेंगे, बॉडी टैग लेंगे। अभी मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है इनपुट्स को समझना और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना है। अभी हमारा डिज़ाइनिंग से कोई रिलेटिव नहीं है, हम अभी डिज़ाइनिंग नहीं सीख रहे हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि अभी जो हम सीख रहे हैं वो सिर्फ इनपुट से रिलेटेड हमें जो भी क्वायरीज होती हैं। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोग डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, अच्छे से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, सब कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, बट उनके ऊपर उनको इनपुट्स के बारे में पता नहीं रहता है कि कौन सा इनपुट किस चीज़ के लिए रहता है, इनके ऊपर कैसे हम अपने को टारगेट करना है। तो बाद में जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमें वो प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट्स पे क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट्स पर पकड़ कर रहे हैं। एक बार हमें पता चल जाएगा हाँ ये इनपुट्स ये हैं, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका बिहेवियर कैसा है, तो अपने को क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, समझने में अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, बेसिक होगी। तो अब कल हमने देखा था, कल हमने क्या देखा था, फॉर्म टैग का यूज़ करा था और फॉर्म टैग का यूज़ करने के बाद हमने क्या करा था, इनपुट्स लिए थे, ठीक है। आज हम एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ देख रहे हैं। इनपुट से पहले मैं बता दूं क्योंकि जब हम फॉर्म जनरेट करेंगे तो हमारा फॉर्म कल कुछ अलग टाइप से जनरेट हुआ था। लुक लाइक अगर मैं देखूँ और मैं इसको गो लाइव करता हूँ, ठीक है, और ये मेरा लॉन्च हो गया, तो कल मैंने इसको BR टैग डाला था, इस टाइप से दिख रहा था। तो थोड़ा सा आपको भी समझने में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी ना, थोड़ा सा एक अनकन्वीनियंट लग रहा था कि ये क्या इनपुट्स हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे हल्का सा, ताकि अपने को जब हमारा कोड रन हो तो हमें देखने में समझने में आए। तो हम एक पहले हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। तो मैं H1 का यूज़ करूँगा, जैसे मैंने H1 का यूज़ करा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
वही मैं इनपुट बिहेवियर ले रहा हूँ यहाँ पर, इनपुट बिहेवियर। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है टेबल। टेबल क्या होती हैं मैं बताता हूँ। जैसे हम कोई टेबल बनाते हैं तो रो और कॉलम से मिलके जो बनती है टेबल, या आपने अभी तक अगर आपने MS एक्सेल देखा होगा तो MS एक्सेल के अंदर क्या होती है, टेबल होती है, मतलब वो कुछ रो होती है और कुछ कॉलम होती है। तो हमारे यहाँ पर भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं। तो टेबल का यूज़ किस लिए करते हैं, सबसे पहली चीज़ बता दूँ, डेटा का रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। तो डेटा का जो रिप्रेजेंट करना होता है हमें, हमारे पास जो भी डेटा है उसको एक टेबल के फॉर्मेट में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटिंग के लिए हमारे पास जो टैग्स आते हैं उनमें टेबल आती है, रो कॉलम आते हैं, हम पढ़ेंगे आगे उनको। तो अभी टेबल, अब टेबल का क्या होता है, स्टार्ट टैग होता है, क्लोज टैग होता है। इसके अंदर जस्ट पहला टैग होता है, वो होता है टी हेड। टी हेड क्या करता है, टेबल का हेड डिसाइड करता है। इसके अंदर पहला आता है TR, टेबल रो। ठीक है, टेबल रो के अंदर क्या होता है, जो टेबल रो होता है, टेबल रो के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, TH। TH एक्चुअल में क्या है, अगर हम देखेंगे तो TH जो है वो टेबल हेडिंग बोलते हैं इसको। जो शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बता दूं, टेबल होता है, टी हेड का जो मतलब होता है वो होता है, एक सेकेंड मैं इसके पीछे लिखना चाहता हूँ। तो पीछे लिखने के लिए मेरा देखो, टैग स्टार्ट करा, क्लोज करा और 1 2 3 मैंने 3 टाइप्स ये करा। ये CSS में मल्टीलाइन कमेंटिंग का रहता है। CSS में अगर हमें कमेंट करना होती है, HTML में अगर हमें कमेंट करना है तो हम ये यूज़ करते हैं कमेंट। ये कमेंट टैग बोलने में आता है। इसको कमेंट टैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम टेबल हेड। ठीक है, और उसके बाद जो चीज़ आएगी वो आएगी टेबल रो, इसको हम बोलेंगे टेबल रो। रो कॉलम क्या होते हैं हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बट अभी जो टेबल की रो मतलब एक रो और कॉलम आपको ऑलरेडी पता ही है, रो किसे बोलते हैं, जो कि और कॉलम भी आपको पता ही है। कॉलम खड़े होते हैं जिनको हम ये बोलेंगे, अगर मैं आपको बताऊं, अब हम टाइटल डालें टेबल इनपुट। ठीक है, अपना एप्लीकेशन लोड हो चुका है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाली जो मैंने अभी ये सिलेक्ट करके, ये सारी क्या है, रोज है और ये कॉलम है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ऊपर से नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और जो लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, वो क्या होता है, हमारा रो होता है। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी क्या रो और क्या कॉलम होती है। तो सेव ओके। तो ये जो है टेबल रो, और TH का मतलब जो होता है मैं बता दूं आपको, उसको भी मैं लिख के दे देता हूं आपको। ये होता है टेबल हेडिंग। ठीक है, अब जस्ट नीचे जाएंगे, ये टेबल हेडिंग अपना टी हेड का काम हो गया है। अब मैं इसके नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे आएगा टी बॉडी। टी बॉडी आया, ठीक है, और टी बॉडी आया तो टी बॉडी का क्लोजिंग भी बनेगा। टी बॉडी आया तो टी बॉडी एक्चुअल में है क्या, इसको हम बोलेंगे टेबल बॉडी। जो भी टेबल होगी उसकी क्या होगी, बॉडी होती है। जैसे हमने HTML पेज की बॉडी होती है, वैसे वैसे टेबल की भी बॉडी होगी, जहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को रखेंगे। और डेटा को रखने के लिए वही TR एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब TR अपने को पता चल ही गया कि TR क्या है, सॉरी ठीक है। तो TR आपको पता ही है कि टेबल रो होते हैं। मैं बता देता हूँ,
ठीक है। उसके अंदर आता है, अब आते हैं टीडी। टीडी क्या होता है? ये होता है टेबल डेटा। कुछ एक्सटेंशन जो है मेरे सिस्टम के वो मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं कोड डिज़ाइन करने में, क्योंकि वो डिज़ाइन के लिए नहीं है, वो प्रोग्रामिंग के लिए है। तो हम इसको रिलोड कर लेते हैं ताकि अपने को कोड लोड हो चुका है अपना, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कमेंट करके देखेंगे तो हम इसको बोलेंगे टेबल डेटा, ठीक है। ये आपको समझ में आएगी आप तक? अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, टीडी का यूज़ कर रखा है, ठीक है। टीडी का अपने यूज़ करा और अपनों ने क्या करा, अब इसको हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। टेबल लेबल में यहाँ डाल देता हूँ हेलो, और यहाँ पे डाल देता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर इसमें रन करता हूँ इसको मैं, तो मैं रन करने जा रहा हूँ, तो अब ये क्या होगा, इस फाइल जब रन होगी तो देखो यहाँ पर क्या एक टेबल फॉर्मेट में जनरेट हो गया है। अब मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट इन द सेंस अगर इसमें रो का डुप्लीकेट रो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने कुछ रोज अभी डुप्लीकेट करी हैं। अब देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये कैसा फॉर्मेट में जनरेट हुआ। तो इसको अपने को मेन बेनिफिट क्या मिल रहा है, मेन बेनिफिट जो अपने को मिल रहा है वो बेनिफिट ये है कि अपने को एक फॉर्मेट में टेबल दिख रहा है यहाँ पर। अब यही देखो अगर आप इसको देखोगे, ये पेज जो है ये चल रहा है आपके सामने, ये पेज चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अपने को फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, ये अपने को अरेंज करना पड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि डेटा ऑलरेडी अरेंज करा हुआ मिल रहा है, एक टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है। टेबल फॉर्मेट में मतलब रो कॉलम के दिख रहा है। ये अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, एक कॉलम हो गया, लेवल एक कॉलम हो गया, इनपुट एक कॉलम हो गया, और हेलो गुड मॉर्निंग एक रो हो गया, हेलो गुड मॉर्निंग अगला जो वाला है वो एक रो हो गया। तो इसमें ही फॉर्मेट हम इनपुट्स को समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबको खाली करते हैं। आपको टेबल अंडरस्टैंडिंग हो ही चुकी होगी, मुझे ज़्यादा पता है कि टेबल है, तो टेबल अपने अंडरस्टैंडिंग कर ली है, ठीक है। सॉरी, तो हमने टेबल की टी बॉडी को समझ लिया था। टेबल की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं टी फुट। और टी फुट क्या होता है, टी फुटर मतलब ये टेबल का फुटर होता है। तो अगर हम इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि आज जब टेबल पे आज जब हम देख ही रहे हैं कि टेबल क्या होती हैं, तो ये होता है टेबल फुटर। और टेबल फुटर के अंदर से फिर वही टी रो आती हैं। टी रो किस लिए आती है, क्योंकि फुटर जनरेट करने के लिए फिर उसके अंदर टी डी लेते हैं, क्योंकि टी डी ही इसमें यूज़ होता है। और आप चाहें तो इसमें टी एच भी यूज़ कर सकते हैं। लुक लाइक अगर मैंने यहाँ पर टी एच लिया तो वो टाइटल बन जाएगा, टेबल का टाइटल है, तो आप टी डी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बोल्ड नहीं दिखाना है। एक्चुअल में क्या होता है, जो टेबल टी एच हम यूज़ करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर कुछ HTML की प्रॉपर्टीज़ लगी रहती हैं, थोड़े से बोल्ड डार्क दिख रहे हैं, और टी डी क्या है, क्लियर दिख रहे हैं। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंट है दोनों टी डी और टी एच के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो टी फुटर होता है वो क्या करता है, सबसे नीचे ही नीचे जनरेट होता है। तो मैं लिख देता हूँ फिर से लेबल और इनपुट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनपुट, ठीक है, इनपुट। तो क्या करते हैं, देखो अगर अपनी पेज लोड हुआ है, नहीं हुआ है, देखो आ गया। तो मैंने ये लिया था टी डी क्या दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, और इनपुट क्या दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। तो ठीक है, आई होप देखते हैं। ये रहा आपका पूरा टेबल का स्ट्रक्चर। तो कोड अपना जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन मतलब इंडेंटेशन सही होना चाहिए कोड का। किसका क्लोजिंग है, देखो सपोज करो कि मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ टेबल का, तो टेबल की क्लोज करते से ही
टेबल का क्लोजिंग दिख रहा है, उसके अंदर का सारा कंटेंट क्या हो रहा है, छुप गया है। टी हेड को देखा तो टी हेड को जैसे क्लोज करे तो टी हेड का छुप गया। टी बॉडी का अगर देखें तो टी बॉडी, और टी आर का अगर देख रहे हैं, एक रो को अगर मैं छुपा रहा हूँ तो एक रो ही छुप गई और उसके अंदर का कंटेंट छुप गया है। अगर अपने को ज़्यादा लिखना है इसके अंदर, अगर मतलब अपने पास ज़्यादा कंटेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको सिंगल लाइन यूज़ कर लेंगे, लाइक दिस, जिस मैंने ये से यूज़ कर रखा है। तो अगर इसको सिंगल लाइन लेंगे तो ये ब्रेक नहीं बनेगा, पर अगर इसको हमने अगर ब्रेक कर रखा है तो ये भी छुप रहा है। तो ये छुप रहा है तो देखो ये इसके साथ इसका कंटेंट छुप रहा है। जब इसको एक्सपांड और कोलैप्स कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो रहा है, इसका कंटेंट छुप रहा है। तो हमें इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखना है। जब भी हम डिज़ाइंस पे वर्क करते हैं, डिज़ाइन हुआ, कोडिंग हुआ, इंडेंटेशन जरूरी है। बिकॉज पहला रूल ये होता है कि इंडेंटेशन रखने से क्या होता है, जैसे आप अगर अभी किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपके बाद अगर कोई अदर डेवलपर आपकी जगह वर्क करना चाहेगा तो उसको वो कोड समझने में ईजी होता है। और इंडेंटेशन से क्या होता है, कोड नीट एंड क्लीन दिखता है, कौन किसका चाइल्ड पेरेंट रिलेशन में है, वो सारी चीज़ें अपने को अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आई होप कि आपको अब तक टेबल समझ में आ चुकी होगी। तो बेसिकली अपना जो आज का जो मेन था इनपुट्स की बिहेवियर को समझना, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को ही पूरे फॉर्म के अंदर ले लेता हूँ ताकि अपना स्ट्रक्चर सही बने। तो मैं फॉर्म के अंदर ले लिया और मैं फॉर्म का क्लोजिंग में क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, टेबल को कोलैप्स करा और नीचे जाके पेस्ट करा। अब देखो क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ, इंडेंटेशन बिगड़ गया मेरा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मेरा टेबल अंदर आ गया है, फिर फॉर्म का आगे पीछे होगा। मैं क्या करूँगा, इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा और टेप का यूज़ करूँगा। टेप से क्या होगा, वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा और अब सारा इंडेंटेशन हो गया है। अब ये फॉर्म के अंदर आ गया है, ठीक है। अब मैं फॉर्म की क्या करता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज जो कि अपने को पता है, मेथड, और हम यहाँ क्या करेंगे, अभी गेट। अब हम क्या करेंगे, अब अपने को पता है कि इनपुट्स जो होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टीडी में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखो ये इंडेंटेशन बिगड़ा, तो मेरे को उसको इंडेंटेशन करना है। तो टैप से एक एक टैप करके ही मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक टैप आगे पीछे कर लिया मैंने, इसको मैं टीडी में कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एक बटन। अब देखो, अब मेरे को इसी के अंदर किसी इनपुट को लेना है या किसी और टैग को लेना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको ब्रेकआउट कर दूंगा। ब्रेकआउट करने से क्या रहेगा कि मुझे स्पेस मिलेगी और वो इनपुट जो भी मैं टैग लूँगा वो सेपरेट दिखेगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पर इनपुट ले रहा हूँ और इसका मैं टाइप रख रहा हूँ, क्या इसका टाइप मैं रख रहा हूँ सबमिट, ठीक है। और सबमिट ही ऐसा है, सबमिट और रीसेट जिसकी हमें वैल्यू हम हार्ड कोड दे सकते हैं, क्योंकि ये ही डायरेक्टली क्या होता है, शो होती हैं। और सबमिट एक किसी बटन ट्रीट करता है, हम बटन को भी रख सकते हैं सबमिट की जगह। जैसे इनपुट ही नहीं यूज़ करेंगे, हम बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सेव, और मैं इसका सेल्फ क्लोज करूँगा। ये मेरा हो गया। अगला वाला मेरे को रीसेट करने का बटन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप क्या लिखूँगा, उसका रीसेट लिखा मैंने, और उसकी वैल्यू भी क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, क्लियर। मैंने क्लियर लिख दिया। अब देखो क्या हुआ, दो बटन बने। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर इनपुट्स को डिस्क्राइब करेंगे, हम एक एक इनपुट्स को लेंगे। तो जो रहेगा पहला अपना इनपुट रहेगा, वो कौन सा रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। और इनपुट में यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इनपुट, और अगर मैं उसका टाइप नहीं लेता हूँ तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, उसका बिहेवियर टेक्स्ट ही रहता है। तो हम चाहें तो हमें डिसाइड कर सकते हैं, हम डिफाइन करना इजी होता है, अच्छा रहता है एक समझने के लिए, ठीक है। और ये हो गया। अब ये जो है इसको मैं क्या करता हूँ, एक लेबल टैग पे ले लेता हूँ। लेबल टैग मतलब इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो एक लेबल की जैसे दिखे। और ये टेक्स्ट मैंने ले लिया है ना, टेक्स्ट। अब मैं दिखाता हूँ लेबल की एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ठीक है। ये लेबल है, अभी ये इनपुट बन चुका है ना, दिख रहा है आपको सबको ये। तो ये क्या है, टेक्स्ट है और ये इनपुट बन गया, एक फॉर्मेट में दिख रहा है। हमें यहाँ पर अरेंज करना पड़ा था, यहाँ पर ऑटो टेबल की जैसे अपना अरेंज हो चुका है, तो टेबल का यूज़ करा। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, पहली इनपुट दिखाता हूँ आईडी। ये पहला एट्रीब्यूट है आईडी। आईडी से हम इसको टारगेट करते हैं किस किन चीज़ों के लिए, आईडी से जो हम टारगेट करते हैं वो हमारा जो रहता है, मैं यहाँ पर ही आपको क्या करता हूँ, मल्टीलाइन कमेंट्स करके दिखा रहा हूँ, ताकि आईडी का हम यूज़ करेंगे, आईडी यूजिंग फॉर
डिजाइन एंड जो आईडी जो होती है वो हम क्या करते हैं बेसिकली यूजिंग फॉर टारगेट फॉर डिजाइन एंड सम स्क्रिप्ट अगर हम पे इस पे कुछ लॉजिक्स लिखने हैं, स्टैक के ऊपर अगर हमें कुछ लॉजिक्स लिखने हैं तो हम इस आईडी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टैग लिखेंगे, मतलब लॉजिक्स लिखेंगे। लॉजिक्स मतलब अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट में हमारा जो भी लॉजिक रहेगा, हम जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं वो इस आईडी के थ्रू ही करेंगे। अच्छा, आईडी दी थी यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया टेक्स्ट, है ना। आईडी मैंने इसको दे दी और टेक्स्ट दे दिया, या इसको मैं कुछ भी आईडी दे सकता हूँ। माई टेक्स्ट में फ्रीडम हूँ, यहाँ पर मुझे पूरी इंडिपेंडेंट मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लेबल के साथ क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है लेबल का, फॉर, ठीक है। फॉर एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ पर जो आईडी हमने इस इनपुट को दी है, या इनपुट की जो आईडी हमने दे रखी है, इनपुट की आईडी जो हमने दी है, अगर वो हम फॉर केस में लिख देते हैं तो इसका बिहेवियर क्या होता है। पहला बिहेवियर देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया मैंने, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर कहाँ चला गया, इनपुट के अंदर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। इसी के लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं दो इनपुट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। इनपुट फर्स्ट और इनपुट सेकंड, हम इसको नाम दे देंगे इनपुट फर्स्ट और इनपुट, सॉरी इसको हम सेकंड देंगे क्योंकि अपना सेकंड है ना, और ये इनपुट जो है वो फर्स्ट है। इसको हम दे देंगे माई टेक्स्ट 1। आईडी चेंज करेंगे क्योंकि सेम आईडी हम कभी रिपीट नहीं करेंगे, और आईडी हमेशा यूनिक होती है, हमेशा ध्यान रखना। सीएसएस में हो या फिर टारगेट करने के केसेस में हो, आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती हैं, ठीक है ना। तो आईडी हमारी यूनिक रहेगी। इसकी आईडी my2 है तो मैं इसको क्या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब 2 दे देता हूँ। अब देखो मैं तो आपको सामने एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इसको फर्स्ट सेलेक्ट करा, कंट्रोल डी करा, मेरे दोनों सिलेक्ट हो गए। बैक स्पेस स्विच टैग जो होता है लेफ्ट राइट अपने को मूव करने के लिए कीबोर्ड्स के अंदर, वहाँ से मैंने इसको करा, और ये देखो मैंने एक साथ दोनों को एडिट कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ एडिट कर रहा हूँ। इसको बोल रहा हूँ मैं माई टेक्स्ट 2 कर मैं देख रहा हूँ तो दोनों मेरे साथ एक साथ एडिट। तो ये टेक्स्ट एडिटर का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो इससे क्या होता है, अपने को टेक्स्ट एडिटर, जब हम जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें उसकी बेसिक शॉर्टकट्स क्या है, बेसिक क्या फंक्शनैलिटी है उसके अंदर, जबकि अपने को एडवांटेज मिले। तो इसका एडवांटेज यही है कि ये अपने को एक साथ मल्टीपल लाइन पर हम काम कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको रिप्लेस करेंगे। क्या हुआ, हमारा सर्वर बंद पड़ा है क्या, आई थिंक बंद पड़ा है। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट और फिर से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। वो लाइव मैंने क्लिक करा और शायद वो देखो, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सके। तो ये है हमारा, देखो अब क्या हो रहा है, मैंने इस पर क्लिक करा, इसके अंदर आ गया, इस पर क्लिक करा, इसके अंदर आ गया, इस पर क्लिक करा। तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट क्या बिहेवियर है, ये पहला बिहेवियर 4। तो इसमें क्या होता है, 4 का बिहेवियर क्या होता है, लेवल के अंदर जो भी हम 4 यूज़ करते हैं उसका बिहेवियर क्या होता है, आईडी के साथ टारगेट करता है इनपुट को। अगर देखिए यहाँ पर मैं आईडी 1 कर देता हूँ इसकी, ठीक है। अब मैंने दोनों की आईडी 1 रख दी है, दोनों की 4 जो है उनकी दोनों की आईडी 1 है। कैसे करेंगे पता, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तीनों को, ये तीनों एक साथ सिलेक्ट हो गए, मतलब सेम है। देखो ये देखो तीनों का मैं मूव कर रहा हूँ। इन दोनों लेवल की आईडी, दोनों जो लेवल हैं इनके 4 के अंदर एक ही कंटेंट पड़ा हुआ है और एक ही इनपुट की आईडी अपने टारगेट करके। तो इसका बिहेवियर क्या हो रहा है, देखो मैंने पेज रिफ्रेश करा, मैं टेक्स्ट 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी टेक्स्ट किस पे जा रहा है, और टेक्स्ट 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी किस पे जा रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, 4 के साथ तो कुछ बिहेवियर डिफरेंट नहीं है, पर इनपुट के साथ क्या है, आईडी जो है। तो मतलब जो 4 का जो बिहेवियर है वो उसके रिलेटिव जो अपने पास करके वो उसके आईडी को बाय डिफॉल्ट क्या करता है, टारगेट कर देता है। तो ये अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। छोटी छोटी गलतियां यहीं पे होती हैं, और इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। अगर लुक लाइक अगर आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो, मैंने आपसे पूछ लिया गया कि मैंने लेवल 1 को एक लेवल, मेरे पास 2 लेवल हैं, 2 इनपुट हैं, और मैंने फर्स्ट लेवल को एक आईडी दी है, कुछ भी आईडी दी, समथिंग दिया है, और लेवल 2 को समथिंग आईडी दी है,
तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, तो हम बोलेंगे कि जो आईडी आपने दी है वो इनपुट के साथ जो भी रहेगा वो उसके साथ जो उसका वो बनेगा, साथी बनेगा या सिबलिंग बनेगा, उसका जो भी अपना ये बनेगा पार्टनर बनेगा, उसका पार्टनर बन जाएगा कुल मिला के। जैसे 4 और आईडी से हमने लिंक करा तो एक दूसरे का पार्टनर बन चुके हैं, तो वो अपने पार्टनर के साथ लिंक करेंगे, मतलब उन पार्टनर को टारगेट करेंगे। बट अगर क्या हो कि मैंने दोनों लेवल को सेम आईडी दे दी और एक इनपुट को आईडी दी है, दोनों लेवल को मैंने क्या करा सेम 4 दे दिया और एक इनपुट को आईडी दे दी, जो इनपुट की आईडी वो मैंने 2 4 के अंदर डाल दी, 2 लेवल के अंदर डाल दी, क्या होगा, तो फिर क्या होगा, दोनों लेवल जो है वो एक ही इनपुट को टारगेट करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या कैसे क्या वर्क कर रहा है, बेसिक ही नॉलेज होता है जो कि अपने को बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब अपना जो इनपुट है ये अपने एक प्रॉपर्टीज देखिए आज टारगेट करना। दूसरी चीज अब हम देखेंगे जब इसको हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर यूआरएल के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। तो जब हम डेवलपमेंट करते हैं किसी भी इसका, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट को एक नेम देना पड़ता है। नेम इसलिए देते हैं ताकि जब इनपुट सर्वर पर जाएंगे, जब ये डेटा सर्वर की साइड जाएगा तो आइडेंटिफाई होगा। तो यहाँ बोल दिया इसलिए मैंने बोला इसको माई टेक्स्ट 1, मैंने इसको नाम दे दिया। आईडी और नेम सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर आईडी कभी रिपीट नहीं होती। इसको मैंने दे दिया माई नेम टेक्स्ट 2 दे दिया मैंने इसको, और उसको फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं नेम दे देता हूँ नेम, और इसको दे दिया मैंने माई टेक्स्ट 1। अब देखो अब क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, क्वेश्चन मार्क आ रहा था, ठीक है, फॉर्म का जो बिहेवियर समझ, अब हम यहाँ पर फॉर्म का बिहेवियर समझ रहे। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के साथ एक एक्स्ट्रा चीज दिखने लग गई कि माई टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू एम्प्टी, कुछ भी नहीं आ रहा, एंड माई टेक्स्ट 2। तो ये क्या बिहेवियर है, ये फॉर्म का बिहेवियर है, HTML फॉर्म का। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, उस डेटा को सेंड कर रहा हूँ, पहले भी सेंड कर रहा था, पर पहले क्या है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे हम कौन सा डेटा जा रहा था, पर नेम एट्रीब्यूट का यूज करते ही से अपने को क्या पता चलने लग गया अब कि हम क्या भेज रहे हैं, जो डेटा भेज रहे हैं वो किस किस टाइप का है। तो ये जो नेम 1 के अंदर जो डेटा आ रहा है वो ये है, और नेम 2 के अंदर जो डेटा आ रहा है, अगर मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, आपके सामने सिलेक्ट करा और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट मैंने कट कर लिया, कट करा, सेव करा, और देखो अगर मैं इसको क्लीन करता हूँ यहाँ से यूआरएल मैंने क्लीन करा और मैं इसे सेव कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है। अब क्या डेटा जा रहा है ये आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, पर जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर देता हूँ और फिर से सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ से जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे को क्या दिखता है, डेटा दिखता है। अब देखो मैं डेटा भेज के देखता हूँ, अभी तो मैंने सिंगल सबमिट करा है, तो अभी मेरे को क्या दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे सबमिट करके देखूंगा। तो सबमिट कैसे करूँगा, मैं यहाँ डाल देता हूँ, मैंने नाम डाल रहा हूँ अनिल मीना, जो कि मेरा नाम है, और मैं सेव करूँगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, माई टेक्स्ट 1 में क्या जा रहा है, अनिल जा रहा है, और माई टेक्स्ट 2 में क्या जा रहा है, मीना जा रहा है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया आपको, जो टेक्स्ट हम जो यहाँ पर इनपुट को नेम दे रहे हैं उसकी रिप्रेजेंटेड क्या जा रही है, वैल्यूज जा रही है, ठीक है ना। अगर सपोज करो मेरा यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ नेम, अब जैसा मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, अब मैं इसको प्रॉपर टारगेट कर रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ नेम, टेक्स्ट 2 को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये मेरा क्या बन गया, सर नेम, ठीक है। अब हम इसको टारगेट कर रहे हैं, अब इसको हम टारगेट करेंगे, हम इसको बोलेंगे सर नेम। अब इसको प्रॉपरली हम टारगेट कर रहे हैं, प्रॉपरली टारगेट करने से मतलब इसको प्रॉपरली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम कौन सा क्या चीज़ भेज रहे हैं। हम इसको बोलेंगे नेम और सर नेम, या हम इसको बोलेंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इसलिए बोल रहे हैं। और कोशिश करो कि आईडी को आप केमल केस का यूज़ करो, इनपुट के नेम का भी केमल केस का यूज़ करो, क्योंकि बेटर होता है प्रोग्रामिंग में, हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है केमल केस यूज़ करने से, आइडेंटिफाइफिकेशन थोड़ा अच्छा होता है। उसको मैं बोला फर्स्ट नेम, आपके लिए मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसको बोल दूंगा मैं लास्ट नेम मैंने लिखा, और मैं इसको बोल दूंगा लास्ट नेम। देखो मैं थोड़ा केमल केस का यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन के नाम लिखना इजी हो जाता है, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, इसको कमेंटिंग रहने देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। जब कोड में गिट को पुश करूँगा तो मैंने इसको क्या करा, ब्राउज़र पर रन करके देखा, देखो अब ये मेरा फर्स्ट नेम है। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अनिल और मीना,
और मैं जैसे इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अनिल आ रहा है, और लास्ट नेम इज इक्वल टू क्या, मीना आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग हो गया आपको? जो नेम हम दे रहे हैं वो कहाँ पर सबमिट हो रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग में सबमिट हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, डेटा अपने को कहाँ रिसीव कर सकते हैं, उस डेटा को अदर पेज पे या किसी एंड पॉइंट पर हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमने देखा दो चीज़ें देख लिया आज, आईडी देख लिया, नेम देख लिया। अच्छा एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो देखो ये खाली चला गया, खाली चला गया ना, इसलिए कुछ नहीं बोला। तो हम इसको और क्या लगा सकते हैं, इसको हम रिक्वायर्ड बोल देंगे, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, इसको रिक्वायर्ड बोल देंगे। तो इसकी क्या होगा, रिक्वायर्ड बोला मैंने। अब देखो मैंने किसको बोला, लास्ट नेम को रिक्वायर्ड बोला, ठीक है ना, फर्स्ट नेम को रिक्वायर्ड नहीं बोला। तो क्या बिहेवियर रहा, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ एट्रीब्यूट के बिहेवियर है, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। देखो अब क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये क्या पढ़ लिया, वैलिडेशन। अब ये वैलिडेशन कौन सा है, ये जो वैलिडेशन है ये वैलिडेशन है HTML वैलिडेशन। अगर हम बात करें अपने फॉर्म के नीचे हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं ताकि अपने जो कुछ कंटेंट हो हम लिखेंगे। तो जो भी पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे। पैराग्राफ मैंने लिखा, तो जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या है वो है, रिक्वायर्ड इज HTML रिक्वायर्ड इज क्या है, रिक्वायर्ड HTML बिल्ट इन वैलिडेशन है। बिल्ट इन मतलब HTML के साथ मिलता है, हमें कुछ वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजर से इंफॉर्मेशन लेना है मतलब लेना है। तो बेसिकली क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हमें यूजर से क्या इन्फॉर्मेशन लेना है वो अपने को क्या चल रही, पता चल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं, बहुत सारे जो डेवलपर होते हैं वो वैलिडेशन करते ही नहीं है। अब वो क्या करते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं। रेगुलर रियल डेवलपमेंट भी जो होते हैं, फ्रेशर जो होते हैं, फ्रेशर के बाद जो हल्के फुल्के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको 1 साल भर का एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एक डिज़ाइनर का काम जो होता है, अगर आप डिज़ाइनिंग के लिए जा रहे हो, फ्रंट एंड डिज़ाइनर हो, तो आपको फ्रंट एंड से क्या वैलिडेशन करना है, क्या वैलिडेशन नहीं करना है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्या डेटा मेरे को यूजर से कलेक्ट करना है, क्या यूजर से कलेक्ट नहीं करना है। इससे क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस जो बनता है, UI UX में जो काम होता है, कुल मिला के क्या होता है, एक यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर आप पहले से बता दोगे कि मेरे को ये इनपुट्स फिल करना जरूरी है, तो क्या होगा, यूजर को लगेगा हाँ यार ये मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मेरे को फिल करना जरूरी होता है। और फिल करने से क्या होगा कि यूजर उस इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा। प्लस दूसरी, आप अनवांटेड रिक्वेस्ट से बच जाओगे। सपोज करो अगर मैं रिक्वायर्ड नहीं करता हूँ, यहाँ पर अभी रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं हटा देता हूँ इसको, रिक्वायर्ड मैंने रखा है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। सिंगल लाइन कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोड नहीं है तो मैं इसको सिंगल लाइन भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आपके सामने इसको सिंगल लाइन कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप सिंगल लाइन भी ले सकते हो, बट इस टाइप से लेने से अपने को बेनिफिट क्या मिलेगा, ज़्यादा अगर टेक्स्ट मिलेंगे तो अपने को यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, रिक्वायर्ड हटाया मैंने, और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ पूरा। ये देखो एक रिक्वेस्ट हो चुकी है, पेज रिलोड हुआ था और रिक्वेस्ट हो चुकी है, रिक्वेस्ट हुई है, ये डेटा यहाँ पर आया। तो ये क्या हुआ, अगर ये डेटा अगर दूसरे पेज पे जा रहा था या होता किसी एंड पॉइंट पे जा रहा होता तो क्या होता, ये डेटा अभी ये केस में क्या होता, अपने को क्या मिल जाता है, ये डेटा वहाँ पर चला जाता है, अपना ब्लैंक डेटा ही चला जाता है। तो मतलब क्या होता है, फिर सर्वर साइड क्या होता है, लो बर्डन बढ़ता है। सर्वर छोटी छोटी चीज़ों पे क्या होता है, एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हैं। तो अब जब आप लार्ज एप्लीकेशन बना रहे हैं, छोटे एप्लीकेशन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लैंक डेटा भेज दो, ठीक है, खाली भेज दो, कैसा भी आप भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लार्ज एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, इन फ्यूचर आप अच्छी बड़ी कंपनी में आप चाहते हो कि मैं MNC के अंदर जॉब करूँ, तो आपको एक डेवलपमेंट का पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए। होते हैं ना, बोलते हैं ना, बहुत सारी ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि उनका छोटी छोटी कंपनियों में सिलेक्शन होता है, बड़ी कंपनियों में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर वो हमें ब्लेम भी करते हैं कि हम सर आपने हमारा जो प्लेसमेंट करवाया है वो एक बड़ी कंपनी में करवाया नहीं, आपने बोला था कि MNC के अंदर करना है और आपने तो किसी छोटी कंपनी के अंदर करवाया। तो एक्चुअली में वो कहाँ से होता, कहाँ से, किसी का MNC कंपनी में हुआ है, किसी का छोटी कंपनी में हुआ है, किसी का लोकल कंपनी में हुआ है, लोकल जो कि अपने एरिया की एक कंपनी है। तो मेन अंडरस्टैंडिंग होती है आपके सीखने के ऊपर, आप जो चीज़ें सीख रहे हो वो कैसे सीख रहे हो, यही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ठीक है, मैं इसको रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसको रिक्वायर्ड करा तो वो क्या करेगा, मेरे को जाने नहीं देगा। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मेरे से पूछा है, तो मैं
इसको भी रिक्वायर्ड कर लेता हूँ, नेम को भी, फर्स्ट नेम को भी मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने फर्स्ट नेम को रिक्वायर्ड करा, ठीक है, अब क्या करा उसने, पहले इनपुट्स को टारगेट करा और उसको रिक्वायर्ड करा, मैंने इसमें डाल दिया। अब देखो ये सेकंड को भी बोल रहा है, मैंने सेकंड डाला और डेटा मेरा सक्सेसफुली कहाँ चला गया, चला गया ना। अब एक चीज़ और होती है, जैसे इनपुट है, तो ये तो अपने इनपुट के ऊपर क्या देखा है कि नाम क्रिएट करा है, उनको रिक्वायर्ड करा है और ये करा है। अब एक और हम इनपुट्स में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं उसको। जैसे प्लेस होल्डर मतलब जब इनपुट खाली रहेगा तो अपने को कुछ दिखेगा, तो हम यहाँ डाल सकते हैं प्लीज़ इंटर योर नेम में कैपिटल लगा रहा हूँ। क्या होगा देखो, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हल्का हल्का ब्लैंक सा आपको क्या दिख रहा है, प्लीज इंटर योर नेम। और जैसे मैं इस पर करूँगा, क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कुछ इंटर करना स्टार्ट कर देता हूँ तो वो गायब हो गया। तो एक्चुअली प्लेस होल्डर क्या करता है, यहाँ पर क्या डालना है, सपोज करो फर्स्ट नेम तो है और फर्स्ट नेम में क्या है, तो ये नेम। अगर आपने लेबल यूज़ नहीं करा और आप इनपुट यूज़ कर रहे हो तो आप इनपुट में भी बता सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या इंटर करना है, एक मैसेज छोड़ना है। कुल मिला के एक मैसेज छोड़ रहे हो आप कि प्लीज़ इंटर योर नेम। तो प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर अपने तो मेन मोस्ट ऑफ जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक इनपुट्स के लिए, जो रिक्वायर्ड होती हैं इनपुट के लिए अपने जो देखी हैं, अगर हम उसको वन बाय वन अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मैं ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ब्रेक डाउन करने से अपने को क्या पता चल रहा है, अपने को पता चल रहा है कि सारी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये वर्क करना बंद नहीं करेगा, इसको ब्रेक डाउन करने से वर्क करना बंद नहीं करा। बट अब देखो जो टेक्स्ट होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके साथ हम आईडी यूज़ करते हैं। आईडी हम सारे पैरामीटर के साथ यूज़ करते हैं, सारे जितने भी इनपुट्स होते हैं उन सबके साथ आईडी यूज़ करते हैं। नेम भी हम सबके साथ यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड भी हम सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। प्लेस होल्डर हम सिर्फ इनपुट के साथ यूज़ कर सकते हैं, नंबर के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर चीज़ होती है जिससे हम यूज़र से इनपुट कैसे बाय कीबोर्ड के थ्रू ले रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। ये आज का जो अपना था वो इनपुट के ऊपर रिसर्च करा आपने, ठीक है, इनपुट के ऊपर रिसर्च करा। इनपुट क्या था, इसका रिकॉर्ड क्या होता है, मैंने आपको सिर्फ अभी टेक्स्ट के ऊपर दिखाया। आप ऐसे इनपुट्स के ऊपर आपको टारगेट करके देखना है। आपका जो टास्क रहेगा, आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट ये है कि आपको सारे वैसे इनपुट्स लेना है जिनके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हो और उनको टारगेट करके फॉर्म डिज़ाइन करना है। जैसे कि सपोज करके मैंने टेबल का यूज़ करके सा एक फॉर्म बना है और ये डेटा मेरे को क्या कर रहा है, यहाँ पर सबमिट करवा रहा है क्वेरी स्ट्रिंग पर। ठीक है, यहाँ पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जो फॉर्म हमने ले रखा है, ये गेट मेथड क्या कर रही है, हमने जो पर लास्ट लेक्चर में दो मेथड्स डिफाइन करी थी, दो मेथड कौन सी, गेट एंड पोस्ट। तो दोनों मेथड के बारे में मैं लास्ट एंडिंग में आपको डिस्क्राइब बता देता हूँ कि गेट और पोस्ट करती क्या है। अभी कौन सी मेथड यूज़ कर रखी है अपनों ने, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, पूरा क्लीन करा और मैंने यहाँ पे करा, मैं इनपुट भी कर देता हूँ कुछ भी, और मैंने यहाँ डाला। तो ये क्या हो रहा है, गेट मेथड की वजह से ये कहाँ पे दिख रहा है अपने को, यहाँ पे दिख रहा है, यूआरएल में दिख रहा है। ये क्या है अपना यूआरएल है, यूआरएल पे। अब मैं यहाँ पे इसको अगर पोस्ट कर देता हूँ, रिफ्रेश कर दिया मैंने, मेरा पेज रिफ्रेश हुआ, पेज रिफ्रेश हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर करा, अब देखो पेज रिफ्रेश हुआ, पेज नॉट वर्किंग। अच्छा, वो सबमिट नहीं कर पा रहा उस पर, ठीक है, नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शायद ये इस टाइप से चलेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो ये देखो, वो जो हमने लाइव एक्सटेंशन यूज़ कर रखा है वो अपना काम नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो सिर्फ अपने को डिज़ाइनिंग के टाइम पे पेज लोड करने में हेल्प करता है, उसका काम हैंडल करने का नहीं है। तो हमें उसको बाय डिफ़ॉल्ट रन करना पड़ेगा। और देखो अब मैं डेटा यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, और जैसे मैं डेटा सबमिट कर रहा हूँ, मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। चेंजेस हो रहा है क्या यूआरएल के साथ में, और मेरा पेज क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। और देखना यहाँ पर, आप देखना, मैं बताता हूँ आपको, इस पॉइंट पर आप देखोगे, यहाँ पर जो आप ये ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट इस पर देखोगे, जो रिलोडिंग का पेज जो रहता है ये वाला, जहाँ पर मैंने अभी माउस को ब्लिंक कर रखा है, आप इसको देखना। मैं जैसे इसको ये करता हूँ, वो क्या होता है, रिफ्रेश होता है, हल्का सा रिफ्रेश होता है और डेटा पूरा फॉर्म खाली हो जाता है।
तो क्या होता है पोस्ट मेथड में, क्या होता है यहाँ पर यूआरएल के साथ क्या होता है, कुछ भी डेटा नहीं आता है, और वो एक्चुअल में क्या था, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आता है उसको हम बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। आप जब डेवलपमेंट सीखेंगे तो उसके पीछे जो जाता है वो क्या होते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग होती है। क्वेरी स्ट्रिंग मतलब जो भी डेटा आप यहाँ से सबमिट कर रहे हो वो किस पैटर्न में बन रहा है, मतलब यूआरएल इनपुट नेम और उसमें नेम की और वैल्यू में जा रहा है। तो की और वैल्यू क्या है, एक्चुअली में क्वेरी स्ट्रिंग है। पर पोस्ट जो है वो क्वेरी स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता है, वो बिल्ट इन इंटरनली डेटा पास करता है। इंटरनली मतलब दिखता ही नहीं, जो डेटा पास हो रहा है वो आपको दिखेगा नहीं, अंदर बैकग्राउंड में चलेगा। और यही गेट क्या करता है, उसको गेट जो होता है वो अपने को क्या करता है, डेटा को अपने को कहाँ करवा देता है, व्यू पर दिखाता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर डेटा सबमिट करा, अभी से सबमिट करा और देखो वो यहाँ पर दिखने लग गया। तो ये एक्चुअल में अपने क्वेश्चन मार्क के पीछे जितनी भी जो है वो क्या है, अपनी क्वेरी स्ट्रिंग है, क्वेरी स्ट्रिंग। तो अपने को गेट पोस्ट में भी डिफरेंट समझ में आ गया। इनपुट्स पे अपनों ने कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज पे, बिहेवियर, इनपुट के कुछ बिहेवियर पे बात करी है, वो बिहेवियर हम देखेंगे। आपका टास्क है कि आप कौन कौन से बिहेवियर पे इनको अप्लाई कर सकते हो। और आज शाम को आप मुझे कोलिब्रेटर बना के मुझे अपने जो मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मेरे को मेल बताओगे कि मैंने आपको कोलिब्रेटर बनाया और आप कोड को अपलोड करोगे गिटहब पे। तो चलो एंडिंग हम इस कोड को क्या करते हैं, गिटहब पे अपलोड कर देते हैं। और गिटहब पे मैं क्या करता हूँ, एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ, रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ एक न्यू, और इसको बोलता हूँ मैं HTML बेसिक, है ना, बेसिक। और मैंने इसको क्या करा, अच्छा मैंने इसको क्रिएट कर लिया। तो देखो इसने मेरे, जैसे मैंने क्रिएट करा था तो वो पब्लिक क्रिएट करा था। ठीक है, पब्लिक क्रिएट हो गया मेरे से। ठीक है, मैं HTTP पे मैं इसको पब्लिकली पुश कर देता हूँ आज, कोई दिक्कत नहीं। ये पब्लिकली बना दी मैंने, आज पब्लिकली इसलिए बनाई क्योंकि आपके लिए मैंने इसको रखा है, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट जो है हमारे उनको हेल्प मिल जाएगी पब्लिक के लिए। अगर उनको कोड देखना है तो उनको पब्लिकली मिल जाएगा आज का कोड। तो ठीक है, हम इसको लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए क्या करेंगे, अब UI मैंने यूज़ कर लिया है, मैं गिटबेस पे जाऊँगा। मेरा UI मेरे को यूज़ नहीं आता है, मैं यहाँ पे करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, गिट इनिट करूँगा सबसे पहले। तो गिट इनिट करा, इनिशियलाइज हो, गिट रिमोट एड ओरिजिन, और उसके बाद URL पेस्ट कर दूँगा जो कि मैंने कॉपी कर रखा है। मेरा क्या हुआ, गिट रिमोट -v करके देखा, अच्छा रिमूव नहीं है, गिट रिमोव -v करके देखा तो मेरा URL git a डॉट git commit basic HTML फर्स्ट commit, मेरा कमिट का नाम मैंने डाल दिया, फाइलें क्रिएट हो गई, गिट पुश करूँगा। और अब ये पूछ रहा है मेरे को कि डायरेक्ट काम नहीं करेगा, ये मास्टर ब्रांच से लिंक है और वहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, और मेरे से यूज़र ने पासवर्ड पूछ लिए गए हैं और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे यूज़र ने पासवर्ड क्या है। तो मुझे सेव कर रखे हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट सेव कर रखे हैं। जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा ये वाला टर्मिनल है, तो हम इस टर्मिनल को यूज़ करेंगे। पासवर्ड पूछा और उसने मेरे से यूज़र ने पूछा और टर्मिनल ये छूट गया है पीछे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कोलैप्स करा और ये देखो, और अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये मेरा फर्स्ट टर्मिनल है और सेकेंड टर्मिनल, मेरा सारा जो कोड आ चुका है यहाँ पर, कहाँ पर, गिटहब पे आ चुका है। और अगर अब मैं देखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, कोड दिखना स्टार्ट हो गया। हेल्प पीपल इंटरेस्टेड टू रिपोजिटरी अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट एंड एड ए रीड फाइल। तो अपने को रीड फाइल एड करने की जरूरत नहीं है, अभी अपनों ने ये फाइल का क्रिएट करी है। बेसिक HTML का अपने जो अभी तक जो भी सीखा है वो सारा फाइल्स के अंदर है, और अभी मैंने इस पर कमेंट कर दिया है। ये रिपोजिटरी है, आप सर्च कर सकते हो उसको github/code-test-dev और HTML बेसिक। तो ये अपनी रिपोजिटरी का लिंक है, ये भी मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। नीचे इसको सेव कर लेता हूँ ताकि, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और आपका जो टास्क है वो आपको ये टास्क आज आपको घर अपने आपको लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद आपको ये करना है, क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन से इनपुट्स पे लगती हैं, और
जिन जिन इनपुट पर लगती हैं उनका आपको ये क्या बनाना है, ऐसा ये बनाना है। जैसे मैंने फर्स्ट नेम बना लिया, लास्ट नेम बना लिया, तो एक बार आपको रिपीट करना नहीं है, आपको टेबल फॉर्मेट पे बना के ऐसा फॉर्म जनरेट करना है। लुक लाइक इस टाइप से फॉर्म होना चाहिए। मैं इसको देखूंगा, जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो मैं देखूंगा इसमें, और मैं कोड डेफिनेटली चेक करूंगा। कोड इंडेंटेशन होना चाहिए, कोड मतलब जो आपका काम होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। अभी जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमारा कोड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और कोड क्वालिटी पे हम बाद में फोकस करेंगे जब हम डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी का जो अपना काम है वो कोड की क्वालिटी, अपने ये चेक करना है कि कोड क्वालिटी एश्योरेंस में आपको ये होना चाहिए कि आपका कोड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू।